नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मुंबई के मलाड इलाके से मैं हूं पूजा भारद्वाज और दिल्ली से मेरे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला भी साथ जुड़ रहे हैं। शुरुआत कर रहे हैं शो की एक बड़ी खबर के साथ, जो कि बॉलीवुड स्टार सलमान खान से जुड़ी हुई है। जून के महीने में सलमान खान का पंजाब के सिद्धू मूसेवाला जैसा हाल करने का एक धमकी भरा जो खत मिला था, उस पर मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की थी। सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी, लेकिन इस मामले में कुछ खास प्रगति होती हुई दिखी नहीं। लेकिन उसके बाद पंजाब और दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में नेपाल से एक शूटर की गिरफ्तारी हुई। कपिल पंडित इसका नाम है और इससे पूछताछ में कई अहम और गंभीर जानकारियां सामने आई। उसने पूछताछ में बताया कि बॉलीवुड स्टार सलमान खान को मारने का प्लान लॉरेंस बिश्नोई ने बनाया था। सलमान खान का जो फार्म हाउस है मुंबई से सटे पनवेल इलाके में, उसके आसपास ही उन पर हमले का ये प्लान था। 3 शूटर्स इसके लिए तय किए गए थे, उन्हें मुंबई भी भेजा गया था। उनके फार्म हाउस की रेकी करवाई गई थी, किराए पर एक मकान भी लिया गया था और इसे प्लान बी नाम रखा गया था। तो किस तरह से पूछताछ में ये गंभीर जानकारियां मिली हैं, सुनील सिंह की इस रिपोर्ट में देखिए। यह है बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान का पनवेल वाला फार्म हाउस, जहां सलमान अक्सर जाते हैं। यहाँ वो खेती भी करते हैं और घुड़सवारी भी। लेकिन अब पता चला है कि पंजाब के गैंगस्टर गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई ने इसी फार्म हाउस के रास्ते पर सलमान खान को मारने की साजिश रची थी और उसे नाम दिया था प्लान बी। ये जानकारी दी है खुद लॉरेंस बिश्नोई के एक शार्प शूटर कपिल पंडित ने। कपिल पंडित को हाल ही में पंजाब और दिल्ली पुलिस के एक संयुक्त ऑपरेशन में नेपाल से पकड़ा गया है। लॉरेंस ने इनको बोल रखा था और ये इसके गैंग ने, सिंडिकेट ने इस पे लगातार कुछ ना कुछ जानकारी और डेवलप करने की कोशिश करी। तो उसी के तहत कुछ महीने पहले कपिल पंडित और इसके साथ संतोष जाधव था और सचिन बिश्नोई था, सचिन थापन भी बोलते हैं उसे। तो इन तीनों ने रेकी करी थी। जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर उसके शूटर ने पनवेल में एक कमरा किराए पर लिया था। शूटर कपिल पंडित, संतोष जाधव और सचिन बिश्नोई करीब 1.5 महीने उसमें रुके थे। वहां उन्होंने फार्म हाउस तक जाने वाली सड़क की रेकी की थी। उन्हें पता था कि हिट एंड रन केस के बाद सलमान खान की गाड़ी एक तो ऐसे ही बहुत धीमी चलती है, ऊपर से सड़क पर गड्ढे होने से रफ्तार सिर्फ 25 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। सुरक्षा के नाम पर भी वहां उनके साथ सिर्फ उनका PSO शेरा ही मौजूद रहता है। बताया ये भी जा रहा है कि एक शूटर ने तो सलमान के फार्म हाउस के सुरक्षा गार्ड से सलमान खान का फैन बनकर दोस्ती तक कर ली थी, ताकि सलमान खान के मूवमेंट की तमाम जानकारी शूटर्स को मिल सके। शूटरों के पास पिस्टल और दूसरे छोटे हथियार भी पहुंचा दिए गए थे, लेकिन किसी वजह से वो सलमान पर हमला नहीं कर पाए। ये प्लान सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पहले का था। तो क्या जून में सलमान खान के मुंबई में घर के पास उनके पिता को मिली धमकी वाली चिट्ठी उसी प्लान की अगली कड़ी थी? ये जानने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम अब चंडीगढ़ गई है। जब से इस प्लान बी की तैयारी मिली है, तब से सलमान खान को जान से मारने की धमकी को लेकर मामला बहुत संगीन हो गया है। लिहाजा मुंबई पुलिस ने जहां बांद्रा पुलिस से जांच लेकर क्राइम ब्रांच को दे दी है, वहीं हम देख रहे हैं कि बांद्रा में यहां पर प्राइवेट इस तरह के सिक्योरिटी हमको दिखाई पड़ रही है, सुरक्षा के लोग दिखाई पड़ रहे हैं। मुंबई पुलिस है, मुंबई पुलिस का तो अंदर कुछ जवान हैं जो बैठे रहते हैं, ये उनकी सुरक्षा में जिस तरह से ये जवान है। लेकिन इसके अलावा हमें कुछ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जैसे लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर खास करके सुरक्षा जो है मुस्तैद कर दी गई है सलमान खान को लेकर, क्योंकि जिस तरह से लगातार वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पे है, उससे उनकी जान को खतरा बना हुआ है। इस बीच सलमान खान को बंदूक का लाइसेंस भी मिल चुका है, लेकिन काले हिरण के शिकार के बाद से जिस तरह बिश्नोई समाज सलमान से नाराज हुआ है, उसका अंत होता नहीं दिख रहा है। दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर और मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। दिल्ली में शराब नीति को लेकर छापेमारी चल रही है। देश के अलग अलग शहरों में ED छापे मार रही है। शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल सरकार बीजेपी के निशाने पर है। कल बीजेपी ने एक आरोपी का स्टिंग जारी किया था। इस पर केजरीवाल ने आज कहा कि CBI स्टिंग की जांच कर ले और कुछ गलत मिले तो गिरफ्तार कर ले। बढ़ते आगे और अब आइए बात करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों की, जो कि बीते 11 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। वो फीस बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि करीब 400% फीस बढ़ा दी गई है। बृहस्पतिवार की शाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से चंद्रशेखर आजाद पार्क तक जाने वाले रास्ते में सैकड़ों मशालें जल उठी।
विश्वविद्यालय में 400% फीस बढ़ोतरी के खिलाफ। छात्र कह रहे हैं कि अगर अभी प्रशासन नहीं जागा तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिस तरीके से छात्रों को शिक्षक साथ कुठाराघात किया जा रहा है, उसको लेकर आज उसी के मुद्दे को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र 10 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुलपति को सैकड़ों बार ज्ञापन दिया गया, सरकार को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया, लेकिन किसी के कान में जू नहीं देगा। इस मशाल जुलूस के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ भवन के पास इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया। शुक्रवार सुबह छात्रों ने यह ताला तोड़ दिया। बताया कि एक छात्र की तबीयत खराब होने पर एम्बुलेंस के पहुंचने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। आज हमारे छात्र साथी की एक आमंत्रण दौरान तबीयत खराब हो जाती है, हम उसको ले जाना चाहते हैं पर तो रास्ते में गेट बंद होता है, छात्र नहीं जा पाता है। उसको हम लोग स्ट्रेचर पे लाद के कंधे से बगल के गेट से निकाल ले जाते हैं, छोटे वाले गेट से। तब हम लोग के अंदर आक्रोश होता है कि हमारे साथी जो मर रहा है उसको जाने नहीं दिया जा रहा है। इसके विरोध में आज हम सभी ने इस यूनियन गेट के ताले को तोड़ दिया है। और आगे भी बता दें कि अगर यूनियन गेट का ताला अगर दोबारा बंद किया जाता है, इस बार हम लोग रजिस्ट्रार के गेट में ताला लगाएंगे। छात्रों का अनशन 11 दिन से चल रहा है। इस आमरण अनशन पर बैठे 5-6 बच्चों की तबीयत खराब हुई है और वह अस्पताल में भर्ती भी हुए हैं, लेकिन फिर भी छात्र अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। ये जो 400% की फीस वृद्धि कर रही है, कहीं ना कहीं हम गरीब छात्र हैं, एक मध्यम वर्ग परिवार से किसान की मजदूर के लड़के हैं, और आप जब 400% की फीस वृद्धि करेंगी, हम LLB करना चाहते हैं, तो अब जहाँ फीस हमारी जो है 1300 रुपया लग रही थी 1200, वहाँ अब हमें 6000-7000 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन इसे मामूली फीस बढ़ोतरी कह रहा है। उसकी दलील है कि फीस 1922 के बाद से नहीं बढ़ी है। प्रति माह 1922 में ट्यूशन फीस 12 रुपये तय करी गई थी और उस ट्यूशन फीस 12 रुपये को हम आज तक अपने बच्चों से ले रहे हैं। तो आज के समय में और 1922 में 12 रुपये की वैल्यू में अंतर तो आया है। तो हमारा बच्चा 1922 में 12 रुपये दे रहा था, आज भी 12 रुपये दे रहा है। इसी एनॉमली को ठीक करने के लिए फीस की रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत थी। देखिए क्या हो रहा है कि UGC और गवर्नमेंट की तरफ से बराबर ये हो रहा है कि विश्वविद्यालय अपने रिसोर्सेज जहाँ तक हो सके गार्नर करें। हम लोग की ग्रांट्स में कटौती हो रही है। इसके पहले 2000 में भी फीस बढ़ाने की कोशिश हुई थी, जिसे छात्रों के आंदोलन के बाद वापस ले लिया गया था। इस बार प्रशासन अड़ा दिख रहा है। आंदोलन कर रहे छात्रों के लिए फीस वृद्धि एक मुद्दा तो है ही, लेकिन एक डर विश्वविद्यालयों के बदलते चरित्र का है, जो तेजी से व्यावसायिक शिक्षाकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे उन्हें लगता है कि आम और गरीब छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। इलाहाबाद से नितिन गुप्ता के साथ वाराणसी से अजय सिंह, NDTV इंडिया। CUET की प्रवेश परीक्षा के जो परिणाम हैं वो आ गए हैं और अब देश भर के 90 केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्नातक प्रवेश का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। लेकिन छात्रों का असमंजस अब भी दूर नहीं हो पाया है। छात्रों की क्या है परेशानी और CUET की परीक्षा के बाद कैसे होगा प्रवेश, देखिए ये रिपोर्ट। शुक्रवार को CUET के नतीजे आ गए, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए विनायक जैसे छात्र अब भी असमंजस में हैं। विनायक के CUET कार्ड पर 2 तरह के नंबर दिख रहे हैं, पहला परसेंटाइल और दूसरा नॉर्मल नंबर। इनको लेकर छात्रों के बीच तमाम सवाल हैं। अफवाह ये है कि जो परसेंटाइल आई है वो, जैसे मेरा पेपर हुआ 16 जुलाई को, तो उस लेवल जो उस दिन पेपर हुआ, जो उस लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो उस दिन थी, उस बेसिस पे मेरे को मार्क्स मिले हैं। तो अफवाह बाकी फ्रेंड्स में ये भी है कि CBSE ने अपनी तरफ से भी मार्क्स अलॉट कर दिए, CUET ने अपनी तरफ से मार्क्स अलॉट कर दिए, कुछ भी कि अब आप लेवल मेजर नहीं कर सकते ना कि इस डेट पे ये बच्चे को इजी पेपर हुआ था तो इसके अगर 100 आ रहे तो इसको 99% आए। पेपर अलग अलग तारीखों को हुए भी। दरअसल CUET की प्रवेश परीक्षा में एक विषय की परीक्षा कई भाषाओं, कई सेट और कई तारीख को हुई है। इसी के चलते सभी छात्रों के परसेंटाइल नंबरों को परिवर्तित करके नॉर्मल नंबर निकाला गया है।
लेकिन इसका क्या आधार है, इस बाबत जानकारी के लिए हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की डीन हनीद गांधी से मुलाकात की। अब CUET का रिजल्ट आ गया। अब हम बहुत जल्दी अपना CSAS का फेज 2 लॉन्च करेंगे, जिसमें बच्चे अपनी प्रोग्राम और कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस भरेंगे। यहाँ भी मैं फिर बच्चों से आपके माध्यम के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बच्चे सभी अपने प्रोग्राम्स और सभी प्रेफरेंसेस जो हैं कॉलेजेस की वो जरूर भरें। सारे कॉलेजेस के जितनी भरना चाहें भरे, मतलब क्यों छोड़ना। अच्छा, सभी भरिए। CUET प्रवेश परीक्षा में 9 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया था। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के बाद BHU में दाखिला लेने वालों की सबसे ज्यादा तादाद है। CUET के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है 14 लाख ने रजिस्ट्रेशन कराए, लेकिन परीक्षा दी 9,68,000 ने। 20,000 छात्र ने 100% स्कोर किया। सबसे ज्यादा अंग्रेजी के पेपर में 100% नंबर आए, फिर पॉलिटिकल साइंस और बिजनेस स्टडीज के थे। CUET प्रवेश परीक्षा के परिणाम आने के बाद अब दाखिला होने में करीब 1 महीना और लगने की संभावना है, यानी नया सत्र 1 नवंबर से पहले शुरू होने की उम्मीद नहीं है। CUET की प्रवेश परीक्षा शुरू होने से लेकर और अब परिणाम आने तक तमाम सारे नियम कायदे कानून बदले गए, जिनका जवाब हमें भी नहीं मिल पाया। अब दाखिला आपको लेना है। इसके चलते मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जिस विश्वविद्यालय में आपको दाखिला लेना है, उस विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर मुस्तैदी से नजर रखें, क्योंकि भविष्य आपका है। दिल्ली से सचिन गुप्ता और हरकिशन शर्मा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। किस तरह से बारिश ने बरपाया है कहर, तस्वीरों के साथ पूरी खबर एक ब्रेक के बाद देखते हैं विदेश में। भारी बारिश के चलते लखनऊ में एक दीवार गिर गई, जिसके चलते 9 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। बारिश के वजह से शहर के कई सारे इलाकों में जल जमाव हो गया है और स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। मृतकों को मुख्यमंत्री ने 4-4 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है और घायलों का उपचार किया जा रहा है। प्रशासन ने कहा है कि भारी बारिश के चलते सभी नागरिक एहतियात बरतें। और देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। मुंबई से मुझे और दिल्ली से मेरे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया।